Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं साइकोलॉजी का पार्ट 3 जो हमारा चल रहा था। बुद्धि के बारे में पढ़ा था, अब हम बात करेंगे विशिष्ट बालक का, उसी में आगे। तो विशिष्ट बालक कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं, तो विशिष्ट बालक में बात करते हैं। विशिष्ट बालक 3 प्रकार के होते हैं: प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक और समस्यात्मक बालक। विशिष्ट बालक 3 प्रकार के होते हैं: प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक और समस्यात्मक बालक। पिछड़े बालक में बात करते हैं। जो पिछड़े बालक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है सामान्य पिछड़े बालक, जो सामान्य पिछड़े बालक होते हैं। और नंबर 2 पे बात करते हैं शारीरिक पिछड़े बालक। और नंबर 3 पे बात करते हैं मानसिक पिछड़े बालक। और समस्यात्मक बालक की बात करें तो आक्रामक बालक और दंपित प्रवृत्ति का बालक इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा था विशिष्ट बालक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रतिभाशाली, पिछड़े और सामान्य या समस्यात्मक बालक। पिछड़े बालक के अंदर बात करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य पिछड़े, शारीरिक पिछड़े और मानसिक पिछड़े। और समस्यात्मक बालक में बात करते हैं तो आक्रामक और दमित प्रवृत्ति के बालक। तो इसको आप ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक की। प्रतिभाशाली बालक अब इसके अंदर देखते हैं प्रतिभाशाली बालक, तो इनके व्यवहार कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। प्रतिभाशाली बालक प्रतिभाशाली बालक सामान्यतः अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं। जो ये बालक होते हैं वो अत्यधिक बुद्धिमान प्रवृत्ति के होते हैं। प्रतिभाशाली बालक जन्मजात होते हैं, इन्हें बनाया नहीं जा सकता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, इनको बनाया नहीं जाता है। वे बालक बालिकाएं जो सामान्य बालकों के अनुपात में श्रेष्ठ व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। जो सामान्य बालक होते हैं उनके अनुपात में जो श्रेष्ठ व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, अच्छा व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, वो सामान्य प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। वे बालक बालिकाएं जो सामान्य बालकों के अनुपात में श्रेष्ठ व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बालक समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। जो समाज का विकास होता है उसके अंदर उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं की बुद्धि लब्धि उच्च होती है, लगभग 140 से अधिक होती है। इनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है तथा मानसिक श्रम करने पर ये थकावट का महसूस नहीं करते हैं। तो मानसिक क्रिया करते हैं उसके अंदर थकावट महसूस नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अब कुछ परिभाषाएं उसके बारे में बात करेंगे। अब नंबर 1 पे है टर्मन की जो परिभाषा है। टर्मन ने क्या कहा था: जिन बालक बालिकाओं की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। जिनका IQ स्टैंडर्ड जो होता है वो 140 से अधिक होना चाहिए। तो टर्मन की इस परिभाषा को ध्यान में रखना है। उसके बाद स्किनर ने बताया था प्रतिभाशाली शब्द कक्षा के उन 1% बालकों के लिए प्रयोग में किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। कक्षा के अंदर 1% बालक बालिकाओं के लिए जो शब्द यूज में किया जाता है वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। ये बात कही थी स्किनर ने। उसके बाद आया था कोलसेनिक। कोलसेनिक ने क्या कहा था: प्रतिभाशाली बालक प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में ये श्रेष्ठ होते हैं तथा समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये बात कही थी कोलसेनिक ने। स्किनर ने क्या कहा था: प्रतिभाशाली शब्द कक्षा के उन 1% बालकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। जबकि कोलसेनिक ने कहा था प्रतिभाशाली बालक प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं तथा समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
अब बात करते हैं बर्ट के अनुसार। बर्ट ने जो परिभाषा दी थी, प्रतिभाशाली बालक जन्मजात होते हैं तथा इन्हें बनाया नहीं जा सकता। जो बात हमने पहले देखी थी वही बात बर्ट के द्वारा की गई थी कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, इन्हें बनाया नहीं जा सकता। उसके बाद करते हैं क्रो एंड क्रो के द्वारा। क्रो एंड क्रो ने कहा था शारीरिक संरचना की दृष्टि से प्रतिभाशाली बालक अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। जो शरीर की बनावट होती है, शारीरिक संरचना के आधार पर प्रतिभाशाली अन्य बालकों से उनको देखते ही ऐसा लगता है कि यह प्रतिभाशाली बालक होता है। तो यह क्रो एंड क्रो ने कहा था। अब इनकी विशेषता क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता, इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो उच्च होती है। इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो उच्च होती है। नंबर 1 पे ध्यान रखना है, लगभग 140 इनकी बुद्धि लब्धि होती है टर्मन के अनुसार। नंबर 2 पे बात करते हैं, मानसिक श्रम करने में इन्हें थकान का अनुभव नहीं होता। यह थकते नहीं है बिल्कुल भी। मानसिक श्रम करेंगे, दिमाग से कोई भी काम करेंगे तो इनको ऐसा थकावट महसूस नहीं होती है। निर्णय करने में सक्षम, अब जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो निर्णय करने में सक्षम होता है। समायोजन करने में भी सक्षम होते हैं। अध्ययन में रुचि, यह स्वयं की जो प्रशंसा होती है वो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। खुद की प्रशंसा करना या सुनना अधिक पसंद करते हैं। और अंतर्दृष्टि की योग्यता होती है और दूरदृष्टि, अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि दोनों की इनके अंदर योग्यता पाई जाती है। प्रतियोगी भावना होती है कि कोई इनसे आगे ना निकल जाए। नेतृत्व के गुण होते हैं, कोई नेतृत्व के गुण भी इनमें देखने को पाए जाते हैं। यह सहयोगी होते हैं, तो कमजोर बालक होते हैं उनकी मदद भी करते हैं। और ईमानदार होते हैं, चिंतन करने में सक्षम होते हैं। ये एमोर चिंतन करते हैं, एमोर चिंतन करने में सक्षम होते हैं। और सामाजिकता के गुण भी इनके अंदर पाए जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो पहले हम देखा था उच्च बुद्धि लब्धि होती है, मानसिक श्रम करने में थकावट महसूस नहीं होती है, निर्णय करने में सक्षम होते हैं, समायोजन करने में सक्षम होते हैं, अध्ययन में रुचि होती है, ये स्वयं की प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं, अंतर्दृष्टि योग्यता होती है, दूरदृष्टि योग्यता होती है, प्रतियोगी भावना होती है और नेतृत्व की भावना के गुण पाए जाते हैं, सहयोगी होते हैं, ईमानदार होते हैं, चिंतन करने में सक्षम होते हैं और सामाजिकता के गुण पाए जाते हैं। अब इन बालकों के बीच में समस्या कौन कौन सी आती है उसके बारे में बात करते हैं। तो किस प्रकार की इनमें समस्याएं देखने को मिलती है, तो इस बारे में बात करते हैं। इन बालकों में जो समस्या आती है वो निम्न प्रकार है। पहली समस्या आती है परिवार में समायोजन की समस्या। परिवार में इतना इनको सपोर्ट नहीं मिलता तो ये समायोजन नहीं कर पाते हैं परिवार के साथ। नंबर 2 पे बात करते हैं समाज में समायोजन की समस्या। और समाज में भी इनको, यह समाज में सबसे अलग होते हैं, विशिष्ट होते हैं, तो इनको समायोजन करने में समस्या का समाधान करना पड़ता है। विद्यालय में समायोजन की समस्या इनके अंदर देखने को मिलती है। परिवार के सदस्यों द्वारा महत्व नहीं देना, वो उनकी कदर नहीं करते हैं, उनको जो टैलेंट है वो पहचान नहीं पाते हैं। इन्हें इनकी योग्यता के अनुसार कार्य का प्राप्त नहीं होना, उनको इस प्रकार का कार्य दे देते हैं जो इनके करने के लायक ही नहीं हो, तो वो उनको समस्या का समाधान करना पड़ता है वहाँ पे। शिक्षकों की अयोग्यता, प्रतिभाशाली बालक को पढ़ाने के लिए शिक्षक को भी प्रतिभाशाली होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसके अंदर गलत इफेक्ट पड़ते हैं बालक के ऊपर। अब बात करते हैं इनकी मानसिक समस्या का समाधान तत्काल नहीं होना। इनकी जो मानसिक समस्या होती है उनका समाधान तत्काल नहीं होना। विद्यालय में अधिगम योग्य वातावरण का नहीं होना। अब विद्यालय में अधिगम योग्य वातावरण नहीं है तो वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा समस्या का समाधान करना पड़ता है।
कक्षा के अन्य छात्र छात्राओं को द्वारा परेशान करना। कक्षा के अंदर कुछ बालक ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं, तो वो भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता उनका। तो कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है? परिवार में समायोजन, समाज में समायोजन की समस्या, विद्यालय में समायोजन की समस्या, परिवार के जो सदस्य उनके द्वारा महत्व नहीं देना, इन्हें इनकी योग्यता अनुसार कार्य प्राप्त नहीं होना, शिक्षकों की अयोग्यता, इनकी मानसिक समस्या का समाधान तत्काल नहीं होना, विद्यालय में अधिगम योग्य वातावरण नहीं होना, कक्षा के अन्य छात्रों द्वारा परेशान करना। तो ये सब इनके अंदर देखने को मिलता है। अब जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी शिक्षा। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा नंबर 1 पे बात करते हैं, योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति। प्रतिभाशाली बालकों के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित बालक की अध्यापकों की आवश्यकता होती है। नंबर 2 पे बात कर रहे हैं, इन्हें इनकी योग्यता के अनुसार मानसिक श्रम प्रदान किया जाना चाहिए। जो इनकी मेंटल एबिलिटी है, जो सोचने की क्षमता, उसी के अनुसार इनको कार्य देना चाहिए। अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्थित करने, एक्स्ट्रा क्लासेस जो होती है विद्यालय में, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण करवाना चाहिए, व्यक्तिगत शिक्षण करवाना चाहिए उनको अध्यापक के द्वारा। और नंबर 5 पे बात करते हैं, तो अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना। स्कूल के अंदर ऐसा वातावरण बनाना कि बच्चा पढ़ सके। व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना, ये बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्यक्तिगत निर्देशन देना चाहिए और परामर्श प्रदान करना चाहिए बालक को। इन्हें आवश्यकता अनुसार कक्षा में क्रमोन्नति प्रदान करना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को खोज एवं अनुसंधान क्षेत्र की ओर प्रोत्साहन करना चाहिए। खोज और अनुसंधान क्षेत्र की ओर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए, उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना चाहिए। इन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए ताकि वो मेंटली उनके ऊपर कोई डिप्रेशन का प्रभाव ना पड़ सके। अब बात करते हैं पिछड़े बालक, नंबर 2 पे। पिछड़े बालक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 पे देखा था सामान्य पिछड़े बालक, नंबर 2 पे शारीरिक पिछड़े बालक और नंबर 3 पे मानसिक पिछड़े बालक। तो सामान्य पिछड़े बालक है उनको विशिष्ट पिछड़े बालक भी कहा जाता है। और शारीरिक पिछड़े बालक में अंधा, बेरे, गूंगे, हकलाने वाले, ये सब आते हैं। शरीर से जो पिछड़े होते हैं वो शारीरिक पिछड़े बालक कहलाते हैं। नंबर 3 पे है मानसिक पिछड़े बालक, जो मेंटली डिसऑर्डर होते हैं, जिनकी जो IQ होती है, जो बुद्धि लब्धि होती है, वो 70 से कम मानी जाती है, तो वो मानसिक पिछड़े बालक कहलाते हैं। अब बात करते हैं पिछड़े बालकों से आज से क्या मतलब होता है पिछड़े बालक का। वे बालक बालिकाएं जो सामान्य बालकों के अनुपात में निम्न योग्यता का प्रदर्शन करते हैं, पिछड़ा बालक कहलाते हैं। वे बालक बालिकाएं जो सामान्य बालकों के अनुपात में निम्न योग्यता का प्रदर्शन करते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। जबकि प्रतिभाशाली बालक में ऐसा था कि सामान्य बालक बालकों के अनुपात में उच्च योग्यता का प्रदर्शन करते हैं, श्रेष्ठ योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। अब बात करते हैं बर्ट हेक के अनुसार। बर्ट हेक ने क्या बताया था जो सामान्य पिछड़े बालक होते हैं उनके बारे में। शारीरिक, सामाजिक व संवेगात्मक एवं मानसिक दृष्टि से सामान्य बालकों के अनुपात में निम्न योग्य का प्रदर्शन करने वाले बालक पिछड़ा बालक कहलाता है। तो पिछड़े बालक की जो परिभाषा दी थी वो इस प्रकार दी थी कि बर्ट हेक ने कि शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक या मानसिक दृष्टि से सामान्य बालक के अनुपात में निम्न योग्यता का प्रदर्शन करता है, वो पिछड़ा बालक कहलाता है। अब नंबर 1 पे बात करते हैं सामान्य पिछड़े बालक कौन से होते हैं। सामान्य पिछड़े बालक वे बालक बालिकाओं जो अपने जीवन
या अध्ययन के अधिकांश क्षेत्र में निम्न योग्यता का प्रदर्शन करते हैं, सामान्य पिछड़े बालक कहलाते हैं। इन बालकों के सीखने की गति धीमी होती है। इनकी जो IQ होती है वो 80 से 90 के मध्य मानी जाती है, 80 से 90 के मध्य मानी जाती है। वे बालक बालिकाएं जो अपने जीवन या अध्ययन के अधिकांश क्षेत्र में निम्न योग्यता का प्रदर्शन करते हैं, सामान्य पिछड़े बालक कहलाते हैं। इनके सीखने की गति धीमी होती है और इनकी IQ जो होता है वो 80 से 90 के मध्य पाया जाता है। मानसिक श्रम करने पर इन्हें थकान का अनुभव होता है, जबकि प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका थकान का अनुभव नहीं होता है। मानसिक इनको थकान का अनुभव होता है एवं बिना किसी सहयोग के ये अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर सकते। उनको पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। बार्ट ने क्या कहा था? अपने जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में निम्न योग्यता अर्जित करने वाला बालक सामान्य पिछड़ा बालक कहलाता है। अपने जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में निम्न योग्यता अर्जित करने वाला बालक सामान्य पिछड़ा बालक कहलाता है, जो हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं टर्मन के अनुसार। टर्मन ने क्या कहा था? इन बालक बालिकाओं की बुद्धि लब्धि 75 से 90 के मध्य होती है, 75 से 90 के मध्य इनकी बुद्धि होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। 75 से 90 के मध्य सामान्य पिछड़े बालों को। अब बात करते हैं सामान्य पिछड़े बालकों की विशेषता, क्या क्या विशेषता होती है इनके अंदर। बात करते हैं नंबर 1 पे। मानसिक श्रम करने में इन्हें थकान का अनुभव होता है। आत्मविश्वास की कमी होती है। इनके अंदर कोई भी कार्य करते हैं तो आत्मविश्वास की कमी होती है। अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है, उनके अंदर अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है। बिना किसी सहयोग के अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर सकते। इनको किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत रहती है या अन्य स्टूडेंट की आवश्यकता रहती है। निर्णय करने में कठिनाई का अनुभव होता है। ये अपना निर्णय नहीं ले पाते, इनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं। किसी अन्य व्यक्ति या अनुकरण के द्वारा ये सीखते हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति में कमी होती है। इनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, उनमें कमी देखने को मिलती है। तो ये इनकी विशेषता है। और आगे बात करते हैं नंबर 8 पे। बात करते हैं समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव होता है, जबकि इनको समायोजन करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तर्क वितर्क करने में असक्षम होते हैं। ये तर्क वितर्क नहीं कर सकते बालकों के साथ। तो ये इनकी जो विशेषता है उनको ध्यान में रखना। पहली थी मानसिक श्रम करने में इन्हें थकान का अनुभव होता है। आत्मविश्वास में कमी होती है। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। बिना किसी सहयोग के अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर सकते। निर्णय करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति की कमी होती है। समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव होता है। तर्क वितर्क करने में असक्षम होते हैं। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा, किस प्रकार की शिक्षा इनको दी जानी चाहिए। सामान्य पिछड़े बालकों की शिक्षा, तो इसके अंदर हम बात करते हैं इन्हें मानसिक श्रम कम प्रदान करना चाहिए। उनको मानसिक श्रम जो होता है वो बहुत कम प्रदान करना चाहिए। व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श देना चाहिए और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अतिरिक्त कक्षा कक्ष की व्यवस्था भी करनी चाहिए। नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, जैसे व्याख्यान विधि स्थान पर भ्रमण विधि का प्रयोग करना चाहिए। व्याख्यान विधि की जगह भ्रमण विधि का प्रयोग करना चाहिए। सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। इनको प्रति सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। इन्हें इनकी योग्यता के अनुसार श्रम प्रदान करना चाहिए। जो इनकी मानसिकता, जो योग्यता होती है इनकी, उसी के अनुसार इनको कार्य देना चाहिए। तो ये बात हो गई सामान्य पिछड़े बालकों की शिक्षा। अब नंबर 2 पे बात करते हैं शारीरिक पिछड़े बालक। शारीरिक पिछड़े बालक, तो शारीरिक पिछड़े बालक में शरीर से जो पिछड़े हुए हैं, जो गूंगे, बेरे,
विकलांग, वो सभी इसके अंदर आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। जो नंबर 2 पे है, शारीरिक पिछड़े बालक। वे बालक बालिकाएं जो अपने शारीरिक अंगों का संचालन करने में असक्षम होते हैं, शारीरिक पिछड़े बालक कहलाते हैं। जो अपने शारीरिक अंगों का संचालन करने में असक्षम होते हैं, तो उनको शारीरिक पिछड़े बालक कहा जाता है। दैनिक जीवन के कार्य, खेलों में भाग नहीं ले सकने वाले बालक शारीरिक पिछड़े बालक कहलाते हैं। जो अपने दैनिक जीवन के कार्य होते हैं, खेलों में भाग नहीं ले पाते हैं, ऐसे बालक शारीरिक पिछड़े बालक कहलाते हैं। शारीरिक पिछड़े वाला अपने शारीरिक अंगों का संचालन करने में असक्षम होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, वो देखते हैं। शारीरिक पिछड़े बालकों के प्रकार तो कौन कौन से पे नंबर 1 पे देखते हैं, अंधे बालक या दृष्टि बाधित बालक जो देख नहीं पाते। इनमें 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण बाधित और एक आंशिक बाधित। पूर्ण बाधित वो होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, और आंशिक बाधित वो होते हैं जो चश्मा लगाते हैं, जिनको देखने में कठिनाई होती है। तो वो 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण बाधित और आंशिक बाधित अंधे बालक। नंबर 2 पे बात करते हैं बहरे बालक। बहरे के अंदर आंशिक बहरा और पूर्ण बहरा। आंशिक बहरा जो ऊंचा सुनने वाला होता है, जिसको सुनाई तो देता है लेकिन ऊंचा सुनाई देता है। और नंबर 3 पे बात करते हैं गूंगे बालक या मूक बालक। इसके अंदर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हकलाने वाले बालक जो हकला के बात करते हैं, एक पूर्ण गूंगे जो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते हैं। और नंबर 4 पे बात करते हैं विकलांग बालक। तो इनको आपको शारीरिक पिछड़े बालकों के प्रकार भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब इनकी जो विशेषता है वो कौन कौन सी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं इनकी विशेषता क्या क्या है। शारीरिक अंगों का संचालन करने में असक्षम, ये शरीर के अंगों का संचालन नहीं कर पाते हैं। जीवन के सामान्य खेलों में भाग लेने में असक्षम, ये खेल कूद नहीं कर सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, तो इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। समायोजन की समस्या सामने आ जाती है। ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इनके अंदर हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। शीघ्र क्रोधित होने की प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं जल्दी टाइम में। इनके मित्रों की संख्या कम होती है। ये दूसरों को अपने मित्र बनाने में इच्छा रखते हैं, दूसरों को अपना मित्र बनाने में इच्छा रखते हैं। एकांत प्रिय होते हैं, अकेला रहना ज़्यादा पसंद होता है। अपनी शारीरिक कमजोरी का प्रदर्शन करके सहानुभूति प्राप्त करते हैं। जैसे वो दूसरों को देखते हैं तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो सच में विकलांग है, और उनको सहानुभूति प्राप्त करते हैं लोगों के द्वारा। तो नंबर 1 पे देखा था जो इसके अंदर शारीरिक अंगों का संचालन करने में असक्षम, जीवन के सामान्य खेल कूद में भाग नहीं ले सकते, आत्मविश्वास की कमी होती है, समायोजन की समस्या होती है, दूसरों पर निर्भरता, हीन भावना के भी शिकार हो जाते हैं, क्रोधित होने में प्रवृत्ति होती है, मित्रों की संख्या कम होती है, दूसरों को अपना मित्र बनाने की इच्छा अधिक होती है, एकांत प्रिय होते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, और सहानुभूति प्राप्त करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इन बालकों की जो शिक्षा होती है वो किस प्रकार होनी चाहिए। बालकों की शिक्षा, दृष्टि बाधित बालक जो देख नहीं पाते हैं, बालकों को स्पष्ट उच्चारण एवं उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग करके सिखाना चाहिए। इन बालकों को स्पष्ट रूप से उच्चारण बोल के स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, और उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए। उनको हाथ लगा के या ऐसा अनुभव करवाना चाहिए। अंधे बालक बालिकाओं को ब्रेल लिपि द्वारा सिखाया जाना चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे।
ब्रेल लिपि का उपयोग करना चाहिए। आंशिक अंधे बालकों को कक्षा की आगे की पंक्ति में बिठाए जाने, जो आंशिक अंधे होते हैं उनको कक्षा में सबसे आगे बिठाना चाहिए। अब बात करेंगे बहरे बालक की। बहरे बालक बालिकाओं को सांकेतिक भाषा विधि, बहरे जो बालक होते हैं उनको सांकेतिक भाषा विधि का प्रयोग करके सिखाना चाहिए। गूंगे बहरे बालक को ओष्ठ विधि, गूंगा है और बहरा है तो उनको ओष्ठ विधि का प्रयोग करना चाहिए, सिखाना, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आगे बात करते हैं, इनकी शारीरिक कमजोरी का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो शारीरिक बालक होते हैं कमजोर, उनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इन बालक बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। इनके लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। विशिष्ट प्रतिष्ठित अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। जो अच्छे अध्यापक होते हैं उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। इनमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। शारीरिक पिछड़े बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। आंशिक अंधे बालकों की कक्षाओं में उचित रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनको देखने में कठिनाई ना हो। बहरे बालक के लिए श्रवण मशीन का प्रयोग करना चाहिए ताकि उसको अच्छे से सुनाई दे। अब नोट, एक शारीरिक पिछड़ा बालक भी प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पैर से अगर लंगड़ा है तो उसको ये जरूरी नहीं कि उसका मानसिकता वो कमजोर हो, तो ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखनी है। एक शारीरिक पिछड़ा बालक भी प्रतिभाशाली बालक हो सकता है। वर्तमान में शारीरिक पिछड़े बालकों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं, मानसिक पिछड़ा बालक। क्या होता है मानसिक पिछड़ा बालक? वे बालक बालिकाएं जो सामान्य बालकों के अनुपात में अधिगम निर्योग्यता को प्रकट करते हैं, मानसिक पिछड़े बालक कहलाते हैं। वे बालक बालिकाएं जो सामान्य बालकों के अनुपात में अधिगम निर्योग्यता को प्रदर्शित करते हैं, मानसिक पिछड़े बालक कहलाते हैं। इन बालकों के सीखने की गति अत्यंत मंद होती है। इनकी जो सीखने की गति होती है वो अत्यंत मंद होती है। इन बाल बालिकाओं द्वारा मानसिक श्रम नहीं किया जा सकता। इनको मानसिक श्रम करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन बालकों की मानसिक क्रिया एवं संवेदनाएं धीमी होती है। कोई भी कार्य करते हैं वो धीमे कार्य होता है क्योंकि इनका मानसिकता वो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। टर्मन ने बात कही थी कि इनकी बुद्धि लब्धि है वो 70 से कम होनी चाहिए। टर्मन के अनुसार मानसिक पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। तो मानसिक पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 70 से कम होती है। और स्किनर ने कहा था अधिगम निर्योग्यता को प्रकट करने वाले बालक मानसिक पिछड़े बालक कहलाते हैं। अधिगम की निर्योग्यता को प्रकट करने वाले बालक मानसिक पिछड़े बालक कहलाते हैं। उसके बाद में क्रो एंड क्रो के द्वारा जो कथन कहा गया था, मानसिक पिछड़े बालक बालिकाओं को में सांवेगिक क्रिया का अभाव पाया जाता है। उनके अंदर संवेगों की क्रिया का अभाव होता है। अब बात करते हैं मानसिक पिछड़े बालक। मानसिक पिछड़े बालकों में समय परिस्थिति के अनुसार निर्णय करने में असक्षम होते हैं कि ये कोई भी निर्णय नहीं कर सकते समय की परिस्थिति के अनुसार। इन बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति की कमी होती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति की कमी पाई जाती है तथा सीमित मात्रा कल्पना शक्ति होती है। सीमित मात्रा में कल्पना शक्ति होती है सोचने समझने की। इन बालक बालिकाओं में मानसिक क्रियाओं का अभाव पाया जाता है। जो मानसिक क्रिया होता है उनका अभाव पाया जाता है, जैसे तर्क, विचार, चिंतन, निर्णय, ये सब ये नहीं कर पाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इनकी विशेषता क्या क्या होती है? तो मानसिक पिछड़े बालक होते हैं उनकी विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं सीमित मात्रा में कल्पना शक्ति। बहुत ही कम मात्रा में कल्पना शक्ति या सोचने की शक्ति होती है।
सीमित मात्रा में जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। अभिप्रेरणा का निम्न स्तर होता है। निर्णय करने में असक्षम होते हैं। प्रतियोगी भावना का अभाव होता है। एमोर चिंतन का अभाव होता है। वातावरण के शिकार होते हैं। अपने दैनिक जीवन के कार्य को भी नहीं कर पाते हैं। दूसरों पर निर्भरता होती है। नैतिक एवं सामाजिक गुणों का अभाव होता है और मानसिक श्रम का अभाव होता है और क्रियाशीलता सक्रियता की कमी देखने को मिलती है। तो इसके अंदर आपको सीमित मात्रा में जो कल्पना शक्ति होती है, सीमित मात्रा में जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, अभिप्रेरणा का निम्न स्तर होता है, निर्णय करने में असक्षम होते हैं, प्रतियोगी भावना का अभाव होता है, एमोर चिंतन का अभाव होता है, वातावरण के शिकार होते हैं, अपने दैनिक जीवन के कार्य करने में असक्षम होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, नैतिक एवं सामाजिक गुणों का अभाव होता है, मानसिक श्रम का अभाव होता है, क्रियाशीलता एवं सक्रियता की कमी देखने को मिलती है। तो ये सब इनके अंदर देखने को मिलती है। अब आगे बात करते हैं। अब नंबर 3 पे बात करते हैं। जो मानसिक पिछड़े बालक होते हैं उनके कारण क्या क्या है, इसके कारण देखने को क्या क्या मिलते हैं। तो 3 कारण होते हैं। एक तो जन्म से पूर्व के कारण, जन्म के समय के कारण और जन्म के बाद के कारण। जन्म से पूर्व उनके अंदर क्या क्या देखने को मिलती है समस्याएं, उसको देखते हैं। माता द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करना। जो माता जो है वो जब बच्चा गर्भ में होता है, पेट में होता है, तो वो नशीले पदार्थों का सेवन करती है, तो उनके पिछड़ेपन का वो एक कारण देखने को मिलता है। नंबर 2 पे बात करते हैं। वंशक्रम का अभाव होता है। जो उसका वंशक्रम होता है पीछे, तो उसका भी उसके अंदर अभाव देखने को मिलता है। माता पिता का स्वास्थ्य और माता पिता के स्वास्थ्य का भी इसके अंदर प्रभाव देखने को मिलता है। और नंबर 4 पे बात करते हैं विकिरण। विकिरण प्रभाव क्या होता है। विकिरण प्रभाव के अंदर हम देखते हैं कि जैसे माँ के पेट में अगर गर्भ में अगर बच्चा है तो पराबैंगनी जो किरण होती है तो उनसे इफेक्टिव होता है, तो वो भी इसके अंदर समस्या देखने को मिलती है। तो नंबर 1 पे देखा था माता पिता के नशीले पदार्थ का सेवन, वंशक्रम और माता पिता का स्वास्थ्य और विकिरण प्रभाव। अब जन्म के समय के कारण क्या कारण होता है। तो समय से पूर्व प्रसव जो 9 महीने का होता है वो 7 महीने के अंदर बच्चा हो जाता है, तो वो भी उनके अंदर देखने को मिलती है कमी उसके अंदर। और प्रसव संबंधी दोष भी देखने को मिलता है, जैसे सेरिब्रल। और नंबर 3 पे बात करते हैं जन्म के बाद के कारण। अचानक मस्तिष्क की क्षति हो जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना या मेमोरी लॉस हो जाना, तो वो भी ये इसका देखने को मिलता है। किसी दुर्घटना का घटना, कोई दुर्घटना अगर घट जाती है तो वो भी इनके अंदर समस्या। और बड़े होने के बाद नशीले पदार्थ का सेवन करने से भी उनके अंदर ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अत्यधिक तनाव एवं चिंता करना, तो ये भी इसके अंदर देखने को मिलता है। अब मानसिक पिछड़े बालक होते हैं, उनकी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, तो उसके शिक्षा के बारे में बात करते हैं। विद्यालय कैसा होना चाहिए। विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इनको विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। विशिष्ट प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए। विशिष्ट प्रतिष्ठित होते हैं वो प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए। छोटे समूह में शिक्षा प्रदान करना चाहिए। इन्हें हस्तशिला का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। जो हस्तशिल्प जो कार्य होते हैं वो प्रदान करने चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इन बालकों के अंदर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इनको ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए इनके ऊपर, कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। इनकी मानसिक कमजोरी का कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। उनकी जो मानसिक कमजोरी है उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। स्किनर के अनुसार इन बालक बालिकाओं के जीवन मूलक कार्यों की शिक्षा प्रदान करनी, जो इनके जीवन के अंदर उपयोगी है उसी प्रकार की इनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इन बालक बालिकाओं के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अब नोट के अंदर हम देखते हैं कि मानसिक पिछड़े बालक की पहचान करने हेतु कौन कौन सी विधि या टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो वो है गुड एनफ
स्क्रीनिंग टेस्ट, जेवनी स्क्रीनिंग टेस्ट, जालोटा बुद्धि परीक्षण, बार्टिया बैटरी परीक्षण, पर्सनैलिटी स्क्रीनिंग प्रशिक्षण का प्रयोग करना चाहिए। तो इनको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक के अंदर, हम इसके अंदर बात करेंगे जो समस्यात्मक बालक है। तो आज तक इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.